हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हम लोग का चल रहा है, जिसमें हमने हिंदी कंप्लीट कर लिया है पैडागोजी, और ये पैडागोजी की सीरीज चल रही है कंटिन्यू। और आज हमारा ये मैथ का होने वाला है। ठीक है, तो मैथ का बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर उसको आप नहीं देखे तो पहले इस वीडियो को देख के नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर कंटिन्यू। ठीक है, प्रॉपर कंटिन्यू आप बनाते रहिए। आगे देखिए, आज क्या हमारा होने वाला है, गणित के भाषा को विकसित करने के प्रमुख चरण। आप गणित की जो भाषा है उसे क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसको विकसित करना है। उसके क्या क्या चरण हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि इसके पहली क्लास हमने पढ़ा था तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा समुच्चय, समुच्चय के बाद हमने पढ़ा संवर्धन, संवर्धन के बाद हमने पढ़ा संवर्धन के बाद हमने क्या पढ़ा था लास्ट में हमारा पहले क्या हुआ, पहला हमारा था तुलनात्मक जमा, दूसरा तुलनात्मक घटा, तीसरा व्यवकलित जमा, चौथा व्यवकलित घटा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा संवर्धन, समुच्चय। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारा गणित का जो विकास करने के प्रमुख चरण है उसको हम देखेंगे, और लास्ट में हमने उसके नीचे पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा थोड़ा सा ये एनसीएफ के बारे में हमने ले लिया है कि एनसीएफ में क्या बताया, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। बाकी जब लास्ट में रिवीजन क्लास होगा तो एनसीएफ वैसे भी हमने अलग से पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एनसीएफ, एनईपी और आरटी अलग से हो चुका है सबका वीडियो, वहाँ से भी सारी चीज़ें आपको देखने मिली। लेकिन ये मैं मैथ के ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है। आज हमारा होने वाला है गणित के भाषा के विकसित करने के चरण। इसमें क्या है, गणित को एक व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया जा सके इसके लिए, गणित को एक व्यवहारिक रूप में क्या प्रयोग किया जा सके इसके लिए पैमिला बैक ने एक एल्पस थ्योरी दिया था। ठीक है, किया जा सके इसके लिए पैमिला लीबैक ने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स इनकी बुक है, इसी बुक में इन्होंने एल्पस थ्योरी दिया, जिसका आशय क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ये एल्पस थ्योरी क्यों दिया गया, इसका रीजन ये है कि एल्पस का मतलब होता है ई से और एल और पी और एस। ठीक है, ई से है कि एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं भैया, पहले बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ई का मतलब है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि अपने अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव से बालक को क्या करेंगे, फिजिकली ऑब्जेक्ट कोई साकार वस्तु उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम इसको हिंदी में ये कह सकते हैं कि साकार वस्तु बालक के अंदर आपको क्या करना है, गणित की भाषा अगर विकसित करनी है तो पहले उसके सामने कोई साकार वस्तु रखेंगे। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, एल लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। आप भाषा के माध्यम से फिर क्या करेंगे, भाषा के माध्यम से उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। आपने कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट कर दिया, उसको दे दिया, फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करना है, लैंग्वेज भाषा के माध्यम से डिस्क्राइब करना है दैट एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, अपने अनुभवों के आधार पे भाषा का सहारा लेते हुए उस वस्तु के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। फिर से तो ये कह रहा है लैंग्वेज दैट एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो कह रहा है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब, यहाँ कुछ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। तो आपका जो अनुभव है, अपने अनुभव का सहारा लेते हुए भाषा के माध्यम से बच्चे को उस वस्तु के बारे में बताना है। यहाँ ये कह सकते हैं भाषा, हमने वस्तु दिखा दी, भाषा क्या होती है, मातृभाषा। ठीक है, या बोलचाल की भाषा, समझ में आई,
या स्थानिक भाषा, इसको नोट कर लीजिए, स्थानिक भाषा, या इसको ये भी कह सकते हैं रोजमर्रा की भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा का मतलब जो डेली हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने मातृभाषा, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा हमने बताया है कि बालक को पहले उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आप पहले अपने अनुभव के आधार पे कोई साकार वस्तु देंगे, फिर उस साकार वस्तु को जो बालक की जो स्थानीय भाषा है, जो उसकी बोलचाल, चाहे जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी डेली की भाषा है, उस भाषा के आधार पे उस साकार वस्तु के बारे में समझाएंगे। आगे ये पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, जो वस्तु उसको दिखाएं उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है कि बहुत सारे चित्र दिखाने हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड बहुत सारे चित्र क्या करना है, आपको दिखाना है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको चिन्ह बताना है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि अगर मान लीजिए बालक को अगर 1/4 बालक को क्या करना है, 1/4 हमने कल ही बताया था। अगर 1/4 के बारे में आपको बताना है कि 1/4 का सेंस क्या होता है, तो सबसे पहले बालक के सामने कोई साकार वस्तु रखेंगे। साकार वस्तु का सेंस ये हो गया, आप उसके सामने रख दीजिए रोटी। क्या रख दिए भैया, रोटी। उसके सामने रख दिए एक रोटी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अपने लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, फिर उसको बताइए ये क्या है भैया, एक रोटी है। अब रोटी से पिक्चर का मतलब रोटी से संबंधित बहुत सारे, जैसे रोटी गोल होती है, ठीक है, सेब हो गया, या कोई ले लीजिए थाली ले लीजिए, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो इससे मिलती जुलती हो, आप पिक्चर दिखा दिए। अब पिक्चर के आधार पे क्या कहिएगा, अब पिक्चर के आधार पे इसको दिखाइए। अगर हम रोटी को आधे भाग में काटते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2। अगर रोटी को हमने क्या किया, 3 भागों में काट दिया, तब क्या लिखेंगे, 1/3। और रोटी को अगर 4 भागों में काट दिया तो क्या हो गया, 1/4। पहले हमने उसको चिन्ह क्या है, हम अब चित्र दिखाया। चित्र देखो, ये आधा का सेंस। अब बताएंगे ना कि भैया आप तो साकार वस्तु रोटी दिखा दिए, भाषा के माध्यम से हमने बता दिया कि ये भैया रोटी है, ये सेब है, ये थाली है, चाहे कुछ भी ऐसा हमने बता दिया, या पेपर है, बता दिया आपने भाषा के माध्यम से। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे चित्र दिखा दिए। रोटी एक था, बाकी हमने उसके सामने कई सारे चित्र रख दिए, उससे मिलते जुलते सिमिलर चित्र। फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि अब लास्ट में क्या कर रहा है कि चिन्ह मतलब इसको 1/2, तो जो ये बीच में जो पाई हम लगा रहे हैं ना, इसी का सेंस होता है बटा, कि इसके भाग में चेंज करना है, 1/3, 1/2, 1/4, ठीक है। तो यही जो चिन्ह है, तो ये चिन्ह हम कर सकते हैं। जो नंबर हमारा क्या है, ये चिन्ह है, एक संकेत है, जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये रोटी 1 है, ये रोटी 1/2 है, एक रोटी ये 1/3 है, ये रोटी 1/4 है। तो बालक के अंदर जब भी आपको गणितीय सोच विकसित करनी है या गणित की भाषा उसके अंदर विकसित करनी है, तो सबसे पहले उसके सामने साकार वस्तु रखिए। साकार वस्तु रखने के बाद जो स्थानिक जो बोलचाल की भाषा है उसके माध्यम से बालक को उसके बारे में बताइए। फिर उससे मिलते जुलते कई फिगर दिखाइए, उससे मिलते जुलते कई पिक्चर दिखाइए। फिर पिक्चर के आधार पर उसको समझाने की कोशिश करिए कि देखिए जैसे ये है वैसे ये है। जैसे ये जानवर 4 पैर का है आपका, मान लीजिए कुत्ता 4 पैर का है, तो ऐसे शेर भी 4 पैर, जैसे बिल्ली 4 पैर का है। अगर मान लीजिए आपको शेर के बारे में बताना है, शेर के बारे में अगर समझाना है शेर के बारे में, तो पहले जो उसके आसपास है, पहले कोई बिल्ली पकड़ लीजिए, चाहे कुत्ता पकड़ लीजिए, बताइए इसके पास 4 पैर, इसके पास भी 4 पैर, ठीक है। भाषा के माध्यम से आपने उसको समझाने की कोशिश की। फिर चित्र दिखा दिया कि शेर भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फिर बता दिए कि इसके, तो इस आधार पे जैसे बालक के अंदर कोई चीज़ अगर सिखानी समझानी है बतानी है, तो आपको उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे उसके स्थानिक भाषा से आपको समझाने की कोशिश करनी है। एल्पस थ्योरी का मतलब आपको समझ में आ गया कि ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, फिजिकल ऑब्जेक्ट, एल का मतलब लैंग्वेज, पी का मतलब पिक्चर, एस का मतलब सिंबल, ई का मतलब अपने अनुभव के आधार पे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट देना है आपको, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। ये
आप क्रम में याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। भाषा का मतलब मातृभाषा, स्थानिक भाषा, रोजमर्रा की भाषा, जो उसकी स्थानिक भाषा है, जो अपने घर परिवार डेली लाइफ में जो यूज कर रहा है, उसी भाषा का सहारा लेके क्या करना है बालक के अंदर, ये अब भाषा का विकास कराना है। गणित के भाषा का विकास, गणित के भाषा का विकास कराने के लिए कोई साकार वस्तु दीजिए, उस वस्तु के बारे में आपको उसके स्थानिक भाषा से, उसके बोलचाल की भाषा से समझाइए, फिर उससे रिलेटेड कई सारे फिगर दिखाइए, फिर उसके बाद उसको सिंबल में लाइए आप लास्ट में, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पाद प्रत्यय, पहले क्या था, पाद था, फिर इसके बाद प्रत्यय था, प्रत्यय के बाद हमारा क्या था, पाद प्रत्यय फॉर्मूला सिद्धांत, और लास्ट में हमारा चिन्ह था। वहाँ पे भी लास्ट में चिन्ह है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, लास्ट में चिन्ह है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई कि एल्पस थ्योरी किसने दिया, पेमिला बैक ने एल्पस थ्योरी दिया, ठीक है। क्यों दिया, क्योंकि गणित को व्यवहारिक रूप में समझने के लिए। और किस बुक में इन्होंने दिया, हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स। अब आगे आइए, एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ जो है कि एनसीएफ के बारे में वैसे तो कंप्लीट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एनसीएफ के बारे में आप कंप्लीट पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और एनसीएफ में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान देना है कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। अगर आप विद्यालय में हैं तो विद्यालय में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये आपको मैं इसलिए लिखवा दिया हूँ, इतना इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आंसर में ये सारी चीज़ें आएंगी तो पॉजिटिव में आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपको नेगेटिव में आएंगी। और बहुत सारे तो केवल का सेंस होता है, ही का होता है, मात्र का होता है, बल देना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे बताएंगे आपको क्लियर बढ़िया से। देखिए क्या करें, एनसीएफ कहता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़कर, मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के आपको पढ़ाना है, जो उसके डेली लाइफ में हो रहा है। ये बातें समझ में आ गई आपको। दूसरा कह रहा है कि बालक को चर्चा में शामिल करें, बालक को चर्चा में शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अगर समूह में अगर रखेंगे बालक को, चर्चा एक क्यों करना चाहिए, चर्चा में शामिल करें। चर्चा का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप भ्रमण विधि पे ले गए बालक को, तो ग्रुप में बच्चे को ले जाएंगे, भ्रमण विधि में ग्रुप पे ले जाएंगे। भ्रमण विधि में मैं पढ़ाऊँगा, तो भ्रमण विधि पे गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे साथ में गए, 10, 20, 50, 100। वहाँ से आने के बाद सभी बालक को एक चर्चा में शामिल करना चाहिए, एक सामूहिक चर्चा करवानी चाहिए, जिससे ये होगा कि एक ही, अब 2 घंटे के समय तो एक बालक हर जगह तो नहीं देख सकता, सब चीज़ों को नोट कर सकता, सबके बारे में तो नहीं पता कर सकता क्या चीज़ें कैसी कैसी हैं। तो इसलिए चर्चा रखनी चाहिए, ताकि चर्चा में बालक एक दूसरे से वार्तालाप करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें और समझ सकें। अब ये कई समय में किसी ने आम का पेड़ देखा, किसी ने अमरूद का पेड़ देखा, किसी ने सेब का पेड़ देखा, किसी ने लीची का पेड़ देखा, तो एक आदमी को सभी पेड़ के बारे में जानना, समझना, सोचना, मतलब जानकारी नोट करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन समय आपके पास पर्याप्त है कि 2 घंटे में वापस आना है भ्रमण विधि से। तो इसलिए बाद में सामूहिक चर्चा रखनी चाहिए, ताकि वो हर पेड़ पौधे, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें, इमारत थी, पेड़ पौधे, जो भी जिस उद्देश्य से आप भ्रमण विधि पर ले गए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप एक चर्चा रखिए। एक उस चर्चे में सारे बच्चों को शामिल करिए और उनको खुला छोड़ दिए, जिससे उनकी खुली आज़ादी हो, अपने विचारों का वो आदान प्रदान कर सकें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी संग्रहित कर सकें, सीख सकें, समझ सकें, ठीक है। इसलिए बालक को अधिक से अधिक चर्चा में शामिल करना जाना चाहिए। अगला क्या कर रहा है, हस्तचालकों का प्रयोग करें। हस्तचालक मतलब अपने से करके सीखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। जहाँ पे जो उत्साहित शब्द आएगा आपका सही होगा, हतोत्साहित मतलब होता है उसको निराश करना, उत्साहित मतलब उसको बढ़ावा देना, उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी देना जिससे वो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, कार्य करने के लिए तत्पर मतलब तैयार हो जाए। ये छोटे छोटे शब्द को भैया नोट करते चलिएगा, वहाँ तत्पर करना, उत्साहित, हतोत्साहित, संवेदनशील, सरोकार, ऐसे शब्द आते हैं ना जिसका आपको अर्थ ही नहीं पता रहता, इसलिए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। मैं बहुत सारे शब्दों को रखा हूँ, 100-150 शब्द हैं ऐसे जो सीटेट में हमारे बहुत जगह यूज होते हैं, उसको लिखवा देंगे आपको, ठीक है। आगे ये फिर कह रहा है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, मतलब बालक को ऐसे जगह, ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाना जिससे उसको थोड़ी आज़ादी देना, जिससे वो खोजबीन कर सके। खोजबीन का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, देखने का नज़रिया। तो खोजबीन के लिए थोड़ा सा उसको ऐसे जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ से या तो लैब वैब हो, तो खोजबीन करने के लिए उपागम का प्रयोग करें। मतलब कई ऐसे ऐसे विधि का आपको प्रयोग करना है जिसमें क्या है, बच्चे खुद से कुछ खोजबीन कर सकें। अब उसके बाह्य ज्ञान को कक्षा में रखने का अवसर, जौन भैया वो घर से सीख के आया है, इस बात को ध्यान रखिए। जो भी वो घर से सीख के आया है, जो भी वो घर सीख के आया है, अगर वो सीख के जो भी अपने घर पर, चाहे खेल कूद, मार झगड़ा, कुछ भी सीख के आया लोग है, जो भी अगर उसके परिवार, घर परिवार सीख के आया है, अपने स्थानिक
घर परिवार परिवेश समाज से जो भी सीख के आया है उसके विचारों को आपको क्या देना है, महत्व देना है। अगर वो कुछ चीज़ें बता रहे तो उसको आप सुनिए, पहले उसके विचार को सुनिए, ठीक है। उसके विचार को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि बालक को क्या क्या चीज़ें पता है, क्या क्या नहीं चीज़ें पता है। अगर आप सुनेंगे नहीं, क्या पता जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो उसको पहले से पता हो, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पहले उनके विचारों को सुनिए कि उन्हें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या नहीं, क्या वो जानकारी इकट्ठा करके आया क्या नहीं, फिर उसके आधार पर क्या किया आप उसका अगला जो भी है पढ़ाना लिखाना आपको अगला कार्य करिएगा। तो कह रहा है कि उसके बाह्य ज्ञान को, जो उसका बाहरी ज्ञान है जो आप नहीं पढ़ाएं उसको भी सुनिए, उसके बाह्य ज्ञान को कक्षा में रखने का अवसर दें ताकि उसके तर्कड़ा को विकसित करा जा सके, ताकि उसके जो जैसे काला कौवा, अब हमने बता दिया कि कौवा काला होता है, मैंने क्या बताया, कौवा काला होता है, तो पता चला घर पर जाएगा बालक तो हर चीज़ जो भी, जैसे कोयल के दिखेगा तो उसको भी कौवा ही समझेगा। कौवा काला होता है तो कौवा को तो काला समझेगा, कोयल को भी क्या समझेगा, वो काला समझेगा ना। तो उसके बीच में तर्क करने की क्षमता आपके अंदर आपको डेवलप करनी है कि भैया कोयल की आवाज़ अलग होती है, कौवे की आवाज़ अलग होती है। काले तो होते हैं लेकिन उनके अंदर पाया जाता है अलग अलग गुण। कौवे की आवाज़ अलग होती है, कोयल की आवाज़ अलग होती है, ठीक है। आगे आइए, फिर कह रहा है कि उसके तब जाके तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहन देना। तर्क मतलब मैंने बताया ना, तुलना करना, तर्क करना, छोटा बड़ा मोटा पतला ऊपर नीचे, ये सब करने की क्षमता आपको क्या करना है, विचारों को प्रोत्साहित करिए उसके अंदर। तो उसके सोच का गणितीकरण करना चाहिए। शिक्षा सबके लिए समान हो, एनसीएफ क्या कहता है, शिक्षा सबके लिए समान। भैया गणित, बालक के अंदर गणितीय सोच का विकसित करना आपको, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आगे क्या कह रहा है कि क्या ना करें, आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। व्याख्या नहीं देना है। भैया कक्षा 2 का बालक है, कक्षा 3 का बालक है, आप उसको व्याख्या देंगे, एक स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी तो खैर सीख है, रुचिकर बनाएंगे। व्याख्या किसी चीज़ के आपके बारे में बताना, तब उसका व्याख्या करेंगे तो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको जो है ना कि व्याख्या नहीं करना है, आपको निर्देश नहीं देना है, आपको बालक को उपदेश नहीं देना है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुमको ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। परिभाषा और सूत्रों को याद करना बहुत, तो परिभाषा और सूत्रों को रटवाना नहीं, आपको उसके व्यवहार में उतार के उसे समझाना है, ठीक है। बहुत सारे कार्यपत्र देना, मतलब उसको डेली होमवर्क नहीं देना बहुत ज़्यादा। आपको होमवर्क के लिए हमने बताया कि होमवर्क कितना आपको देना है एक दिन में, ये भी हमने एनसीएफ में बताया हुआ है। किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। कक्षा में किसी तरह से आप जाति पात नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे वो किसी संस्कृति से हो, चाहे वो किसी भाषा से हो, आपको किसी तरह से उसमें भेद नहीं करना है। आगे देखिए, बार बार शांति का वातावरण व्यवस्थित करना। अब बच्चे भैया शोर तो करेंगे, अगर कक्षा है, कक्षा में अगर शोर ना किया जाए, बच्चे अगर आपस में बात ना कर रहे हैं, उन्हें बात करने की आज़ादी ना हो, तो क्या ज़्यादा उनके अपने विचारों का आदान प्रदान हो पाएगा, उनका भाषा मजबूत हो पाएगा। आप देखेंगे जो एकल परिवार जो पढ़ाएंगे अभी आपको ईवीएस में, एकल परिवार एक होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार के जो बच्चे होते हैं बोलने में बहुत तेज तराक होते हैं। बोलने में जो संयुक्त का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा लोग हों, संयुक्त मतलब जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, जो फैमिली बड़ी होती है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार जिसकी फैमिली छोटी होती है। तो जो बड़े फैमिली के लोग होते हैं, जहाँ 10-15 लोग एक समूह में रहते हों, अगर उसमें बालक जो होगा, जो जन्म लेगा, जो वहाँ का बालक होगा, उसके बात करने के तौर तरीके में देखेंगे, और जो एकल परिवार का है, जो 2-4 लोग हैं उसके घर में, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तब भाषाओं का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बातचीत करने से, एक दूसरे में क्या है, वार्तालाप करने से ही होता है, ठीक है। तो बात अगर आपकी कक्षा में, अगर क्लास में अगर शोर शराबा ना हो, तो मतलब समझिए कि वहाँ पे क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि डंडे के डर से हमने लिखवाया है एनसीएफ में कि डंडे के डर से व्यवस्था तो स्थापित की जा सकती है, पर शिक्षा नहीं। डंडे के डर से बच्चे शांत हो जाएंगे, लेकिन आप सोचे सीख लें, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चे को सीखने के लिए पहले उसे चाहिए आज़ादी, उसे चाहिए वैसा माहौल। अब प्लस उसके विचारों को आप देंगे क्या, सम्मान। चाहे उसका अधूरा ज्ञान क्यों ना हो, चाहे उसके पास अधूरा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको सुनेंगे आप, आपका कर्तव्य बनता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे ये आप कह रहे हैं पाठ्यचर्या किताबी ज्ञान पर केंद्रित ना हो।
पाठ्यचर्या मतलब जो भी किताब है ना, बस आपको किताब में सीमित नहीं रखना है। एनसीईआरटी ने मैं बताया कि एनसीईआरटी का ये उद्देश्य है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बस बुक तक सीमित ना हो, आपको उसके पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना है उसके पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। यह ना कि अगर किताब का ज्ञान किताब तक ही सीमित रहेगा तो कोई पढ़ना क्यों चाहेगा। ऐसा आपका ज्ञान हो, आपको ऐसी शिक्षा देनी है कि जिसका वो यूज अपने लाइफ में कर सके। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी व्यावहारिक रूप से चल रहा है। एनसीईआरटी में अब क्या हो गया है कि उसमें जो भी आपको दिया जा रहा है एनसीईआरटी ने, जैसे पहले क्या चलता था, आरटीई आया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी आया, एनसीईआरटी के बाद आरटीई आया, आरटीई के बाद एनईपी 2020 आया। व्यावसायिक शिक्षा पीएससी में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब पहले जो हमारी थी अवधारणा एनसीईआरटी में जो पहले थी वो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी जो यशपाल समिति द्वारा लाई गई थी। नहीं, वो प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा जो लाई गई थी सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी। फिर इसके बाद यशपाल समिति ने लाया एनसीईआरटी 2005, ये पर्यावरण की अवधारणा थी। जो वो था पहले वाला वो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट बुक पकड़ा दिए जाते थे बालों को। 10-15 बुक चलती थी, 5-5, 6-6 बुक। लड़का किताबा ढोए में खराब होकर दिमाग खराब तो स्कूल का आई, तो इसलिए उसको हटा के फिर पर्यावरण की शिक्षा लागू की गई, जिसमें क्या किया गया कि उसमें बस केवल इन पर्यावरण के अंदर ही सब चीज़ों को समाहित कर लिया गया और पर्यावरण के माध्यम से बालों को सब कुछ पढ़ाना है। तो आपको जो भी पढ़ाना है बस किताब तक सीमित नहीं रखना, उसके बाहरी जीवन को जोड़ के उसके पूर्व अनुभवों के आधार पर क्या करना है, आपको बच्चे को पढ़ाना है और आगे समझाना सिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज ये चीज़ें समझ में आ गई। पैमिला बैग क्या है और पैमिला बैग ने क्या एल्पस थ्योरी दिया। एल्पस थ्योरी ई का मतलब होता है आपको साकार वस्तु दिखाना है, ई का मतलब एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यल का मतलब होता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। आपको अपने भाषा के आधार पे जो भी वहाँ के स्थान है उसके आधार पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। आपको टुकड़ों में विभाजित करके उसको अच्छे से अपने अनुभव के आधार पे क्या करना है, सिखाना है। फिर कह रहा है कि पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पे आपको कई पिक्चर उससे रिलेटेड दिखानी है, फिर बालों को समझाना है। फिर उसके बाद सिंबल के आधार पे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, क्या करना है, फिर ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एनसीईआरटी ने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने एनसीईआरटी क्या कहता है, आप बालों को दीजिए अवसर, क्या करना आपको अवसर देना है, उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बल देना ये हमारा गलत हो जाएगा, ही किसी सेंटेंस में आएगा ये भी हमारा गलत हो जाएगा, मात्रा किसी शब्द में आएगा वो भी गलत हो जाएगा, हतोत्साहित किसी आएगा सेंटेंस में वो भी गलत हो जाएगा। ये सब सारे गलत होते हैं। केवल आएगा तो भी गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी इन सब शब्दों का विरोध करता है। आप किसी अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का, अगर उसमें ये सब बल देना, ही, मात्रा, हतोत्साहित, केवल, मात्रा ये सारे सेंटेंस में अगर कहीं दिख जाए तो समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बल मतलब यहाँ बल का देना मतलब हो किसी चीज़ पर बल देना, और हाँ याद करवाना, ठीक है, रटना, ये सारे हमारे गलत होंगे ऑप्शन में। आप देखते ही ऑप्शन को कट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं लास्ट बताऊंगा अभी फिलहाल हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा, तो फिर एक बार जब ओवरऑल पूरा लेंगे कि नहीं क्या क्या चीज़ें हमको आंसर काटना है, छाटना, काटना, पीटना जो भी है बाद में आपको क्लियर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया कमेंट जरूर क्या करिए, कमेंट करिए ताकि हमको ये पता चल पाए कि आप लोग को चीज़ें जो बताई जा रही है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।